हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। घर में तैयारियां बड़ी ही ज़ोरों शोरों से हो रही थी। घर को थोड़ी बहुत सजाई गई थी। हालांकि घर का माहौल तो सही नहीं था। अब आकृति के पापा तो यहाँ थे नहीं, उनका किडनैप हुआ था, तो घर का माहौल सही नहीं था। लेकिन फिर भी आकृति की मम्मी ने अपना फ़र्ज़ समझकर अपने दामाद के आने की स्वागत काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रखी थी। काफ़ी अच्छे से गुरु माँ को भी बुलाया गया था, ताकि घर में किसी भी तरह का अगर पूजा पाठ करवाया जा सके तो वो भी सही रहेगी। घर का दामाद पहली बार, शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आ रहा है, तो उसी की तैयारियां सब चल रही थी। अब तो अगली सुबह तक वो लोग आएंगे। अब यहाँ पे दिन काटना मुश्किल हो रहा था आकृति के लिए। बेहद ही ज़्यादा, एक एक मिनट जैसे मानो एक एक दिन के बराबर था। उसकी बेचैनी, उसका वो अशांत चेहरा, उसके अंदर की वो तड़प साफ नज़र आ रही थी। बार-बार वो कभी मोबाइल को टाइम उठाकर देखती थी, तो कभी कुछ। यार समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या बोलें? इतनी बेचैनी होती है होती है जब पता चलती है ना कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो आने वाला है। इतने दिनों बाद हम उससे मिलने वाले हैं। उसको हग करेंगे, उसको गले लगाएँगे, उसको प्यार करेंगे, उससे बातें करेंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में जब घूमने लगती है ना, तो बेचैनी अंदर से बढ़ने लगती है। वही सेम हालत जो है अभी आकृति की हो रही थी। हाँ, अनया की भी कम नहीं थी, वो भी थी, लेकिन उनके अंदर जो है ना एक अलग सी खुशी थी कि फाइनली अब मैं अपनी फैमिली के पास, अपनी आकृति के पास, अपनी वाइफ़ के पास मैं अब जा रही हूँ। उसका ये था। और आकृति की बेचैनी इस बात की थी कि ये दिन जल्दी कट ही नहीं रही है, ये दिन जल्दी जा ही नहीं रही है। आकृति की बेचैनी अनया की मम्मी ने देख लिया था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्या बोलती, वो हँसते वहाँ से चली जाती है। आकृति अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। वहाँ पे अनया वहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन वहाँ से जाने से पहले अनया ने रिया से बोला, दी क्यों ना हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें फैमिली के लिए। और रिया कहती है, क्या शॉपिंग करनी है? हाँ, सोच तो रही थी, अगर आप बोलो तो। इसमें मेरी बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे दी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप मेरी बड़ी दी हो, आप मेरी बड़ी बहन हो। आपका मुझ पे हक बनता है। आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। रिया हँसते हुए कहती है, हाँ हाँ, मस्का लगाना बंद करो और चलो। कहाँ जानी है? सोच रही थी फैमिली के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले लें, और आकृति के घर जानी है, तो उसकी बहन है ना रूही, आ, तुम्हारी इकलौती साली, हाँ कह सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी लेनी है। अब मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी ना। अब शादी के बाद पहली बार मैं वहाँ जाऊँगी तो। रिया कहती है, हाँ सही है, चलो चलते हैं। दोनों बहनें बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। करीबन 1 घंटे बाद वो लोग एक मार्केट पहुँचते हैं। वो आश्रम के आस-पास जो था ना, वहाँ का विकास जो था, वो शहर वाली नहीं थी, गाँव वाली थी। और गाँव में मार्केट होते हैं, बाज़ार होते हैं, छोटे-छोटे। वहाँ पे मॉल वगैरह नहीं होती। अनाया इधर-उधर दिखती है, उसको ये जगह थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कहती है, चलते हैं, एक नज़र देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आई तो ले लेंगे। यही सोचकर दोनों बहनें जो है निकल जाती हैं, बाज़ार में जाती हैं। वहाँ जाकर अपनी नज़रें इधर-उधर घुमा कर देख रही होती हैं। तभी तभी जो उनके कानों में एक आवाज़ आती है, भैया आप क्या लेना चाहोगे? अनया पीछे पलटती है तो देखती है कि वहाँ पे एक 10 साल की लड़की खड़ी थी। अनया उसको देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, ए छोटू, क्या बात है? तुम्हारा दुकान कौन-सा है? तो वो लड़की बताती है कि ये वाली हमारी दुकान है। अच्छा, ये तुम्हारी दुकान है? हाँ, हमारे पापा की। ओके, चलो फिर देखते हैं। ये बोलकर वो उस लड़की के साथ रिया और अनया उसकी दुकान की तरफ चले जाते हैं। अनया कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो बताती है कि मेरा नाम है एंजल। एंजल? हाँ, मेरा मतलब है परी। परी को इंग्लिश में एंजल ही तो बोलते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था। अनया हंसते हुए कहती है, क्या सच में? हाँ, क्या आपने पढ़ाई नहीं की है? हाँ, की है, बहुत थोड़ी बहुत।
थोड़ी? हाँ। अच्छा ये बताओ आप किस क्लास में हो? तो लड़की बताती है, जिसका नाम परी था, वो बताती है कि जी मैं अभी 6 क्लास में हूँ। ओके, स्कूल जाती हो रोज़? हाँ, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। बढ़िया है। और यहाँ पे दुकान में आज स्कूल नहीं थी? अरे भैया आपको याद नहीं है आज संडे है? ओह! हाँ, हाँ, सही है, सही है। मुझे पता ही नहीं थी कि आज संडे है। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि आप क्या लेना चाहोगे? तो अनाया और रिया उसके दुकान को बड़ी ही गौर से देखते हैं। उस दुकान में कपड़े थे, कपड़ों की दुकान थी, अलग-अलग तरह के कपड़े रखे हुए थे। अच्छा ये बताओ ये रेडीमेड्स हैं या हाथ से सिले हुए? तो लड़की जो है कहती है, भैया ये राइट साइड में जो है ना वो रेडीमेड्स हैं और जो लेफ्ट साइड है वो हाथ से सिले हुए हैं। अच्छा, किसने सिले? तो वो लड़की हँसते हुए कहती है, क्या भैया आप भी दुकान में आए हो इतने सवाल कर रहे हो, लेना है तो लो ना। अनया हँसते हुए कहती है, अरे नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही थी। पूछ रही थी का क्या मतलब है? अ, अनया तो अब फँस गई। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये देखो ये मेरी बड़ी बहन है, जब मैं इनसे बातें करता हूँ ना तो कभी-कभी इनको चिढ़ाने के लिए लड़कियों की तरह बातें करता हूँ, तो वही गलती से मुँह से निकल गया। तो वो लड़की कहती है, अच्छा ये बात है। हाँ। चलिए ठीक है और देखिए ये हमारे ही घर की सिलाई है। हमारी मम्मी सिलाई करती हैं और हमारी बुआ हैं, वो भी सिलाई करती हैं। अच्छा, तो ये आपके घर में ही लोग सिले हुए हैं और दुकान में बेच रहे हैं, राइट? हाँ, चलो ठीक है, दिखाओ। क्या दिखाऊँ? आपसे थोड़ी बड़ी 15 साल की। हाँ, 15 साल की एक लड़की है, उनके लिए कुछ कपड़े दिखाओ। वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है ठीक है हम आपके लिए ना बेस्ट दिखाते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद है। ये बोलकर वो जाती है जाकर सिले हुए कपड़ों में से कुछ कपड़े निकाल कर सामने रखती है और कहती है भैया ये देखो ये ना मेरी मम्मी ने सिला है। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मेरी बुआ ने सिला है। देखिए कितने अच्छे हैं और इसके कपड़े भी मस्त हैं। ये बोलते हुए वो लड़की बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। रिया उसकी खुशी को देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा ये आपकी मम्मी ने सिला है? हाँ, मेरी मम्मी ने सिला है। वो एक हल्की ब्लू कलर में फ्रॉक थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। हाथ की सिली हुई थी, हाथ से सिलाई की गई थी, तो काफ़ी अच्छी थी। हालाँकि हाथ के सिले हुए कपड़े जो है रेडीमेड से थोड़े हट के होते हैं। डिज़ाइन में नहीं बल्कि सिलाई में, वरना बेस्ट सिलाई वाला ही होता है, रेडीमेड्स नहीं। खैर अनाया बड़ी ध्यान से उन सारे कपड़ों को देख रही थी। कुछ फ्रॉक थे, कुछ टॉप थे, कुछ टी-शर्ट भी थे, काफ़ी अच्छे थे। अनाया को उनमें से 2 कपड़े पसंद आते हैं। वो उनको साइड करती है और कहती है ये दोनों ठीक है। जब वो लड़की दिखती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है, वाओ! आपने तो दोनों मेरी मम्मी की पसंद के कपड़े लिए थे। आई मीन मेरी मम्मी ने सिलाया। अच्छा, तो ये दोनों तुम्हारी मम्मी ने सिलाया? हाँ, ओके। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, और कुछ तो चाहिए थी। क्या साड़ियाँ भी हैं यहाँ पे? साड़ी? अ, 1 मिनट रुकिए मैं पापा को बुलाता हूँ। ये बोलकर वो दुकान के अंदर से ही रास्ते थे, वो उधर जाती है और अपने पापा को बुला कर लाती है और कहती है, पापा देखिए ना इन्हें साड़ी लेनी है और ये 2 कपड़े सेलेक्ट किए हैं। उनके पापा देखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, आप बैठो मैं देखता हूँ। ये बोलकर उनके पापा जो है आगे आते हैं और कहते हैं, जी भाई साहब बोलिए क्या चाहिए? वो अनाया को देखकर बातें कर रहे थे। अनाया कहती है, भैया वो मुझे कुछ साड़ियाँ दिखाइए ना। किसके लिए चाहिए आपको? किसके लिए मतलब? बेटा मतलब ये कि दादी के लिए, मम्मी के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए मतलब किसके लिए चाहिए? मैं उसी हिसाब से निकाल दूँगा। तो अनाया कहती है, आप एक काम कीजिए ना, तीनों के लिए निकाल दीजिए। दादी के लिए भी, मम्मी के लिए भी और पत्नी के लिए भी। वो जब अंकल सुनते हैं ना, हालाँकि पहले भैया बोली थी लेकिन वो मिडिल एज में थे, तो अब अंकल बोलती है, तो वो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कहते हैं, ठीक है, हम अभी निकालते हैं। वो थोड़े से अंदर जाते हैं, वहाँ से कुछ साड़ियाँ लेकर आते हैं। उनमें से 3-3 साड़ियाँ करके अलग कर देते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, ये बड़े बुज़ुर्ग के लिए आई मीन आपकी दादी के लिए, आप इनमें से देखो अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ और दिखाता हूँ। और ये आपकी मम्मी के लिए और ये जो है वो एक अलग से हट के लेकर आए थे।
वो थोड़ी सी हेवी थी और न्यू डिज़ाइन में थी, और ये थोड़ी सी कहते हैं ना फैशनेबल थी, जैसे लड़कियां पहनती हैं उस हिसाब से। तो वो कहते हैं अगर आपको सही लगे तो ये आपकी पत्नी के लिए। अनाया रिया की तरफ देखती है और रिया अनाया की तरफ, और दोनों हंस रहे थे और कहते हैं अंकल, क्या साड़ियों में भी पता चलती है क्या कि किसको किस एज में कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? तो अंकल हंसते हुए कहते हैं ऐसी बातें नहीं है बेटा, वो ये गांव है ना, तो गांव में लोग जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से डिमांड करते हैं ना कि मुझे माँ के लिए ये चाहिए, दादी के लिए वो चाहिए, तो इस तरह से हमें भी थोड़ी सी आदत सी हो गई है, तो इसीलिए मैंने भी उसी हिसाब से आपके लिए ये साड़ियाँ लेकर आए थे। अच्छा, ठीक है अंकल, वैसे आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। उनमें से दादी के लिए साड़ी सेलेक्ट करती है। दादी की साड़ी जो थी हल्की येलो कलर में थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, और अनया कहती है ये मेरी दादी के लिए परफेक्ट है। अच्छा, और मम्मी के लिए अंकल और कुछ डिज़ाइंस या कलर होंगे तो लेकर आइए ना। तो अंकल जाते हैं, जाकर जो है कुछ और साड़ियाँ लेकर आते हैं। उनमें से 2 साड़ी सेलेक्ट करती है अपनी मम्मी के लिए और अपनी सासू माँ के लिए। उसके बाद जो है आकृति के लिए देखती है। तो अब जो अंकल पहली वाली साड़ी लेकर आए थे वो भी काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी सी फैशनेबल थी, हल्की डिज़ाइन में थी, लेकिन मस्त लग रही थी। अनाया को पसंद थी, लेकिन फिर भी वो कहती है अंकल क्या हल्की पिंक कलर में भी है क्या, मतलब हल्की गुलाबी? तो अंकल समझ जाते हैं और कहते हैं 1 मिनट मैं अभी आता हूँ। वो बोलकर वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो 2-3 और साड़ियाँ लेकर आते हैं जो अलग-अलग डिज़ाइन की थी, लेकिन पिंक कलर में ही थी। लेकर आते हैं, सामने रखते हैं। अनाया देखती है तो खुश हो जाती है। उनमें से एक साड़ी को साइड करती है और कहती है अंकल इसको ज़रा खोलिए ना। तो अंकल खोल कर दिखाते हैं, मस्त साड़ी थी, छोटी-छोटी डिज़ाइन बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, हल्की सी पिंक कलर में थी। अनाया कहती है आप एक काम कीजिए, आप इन 5 को पैक कर दीजिए। जो अंकल थे वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक कस्टमर इतनी सारे कपड़े एक गाँव की दुकान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो सारे साड़ियों को अच्छे से, बहुत अच्छे से पैक करते हैं, और जो कपड़े रूही के लिए सेलेक्ट किए थे उसे भी। उसके बाद अंकल पूछते हैं बेटा और कुछ चाहिए? तो अनाया कुछ सोचती है और कहती है वैसे आपके यहाँ जेंट्स के लिए तो कुछ होंगे नहीं। तो अंकल कहते हैं हाँ, हमारे पास जेंट्स के लिए नहीं है, आप देखो वहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। हाँ ठीक है, आप इसे दे दीजिए। वो उसे लेती है और लेने के बाद जो है अपना कार्ड निकालती है। अंकल उस कार्ड को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं बेटा कार्ड, यहाँ पे कार्ड नहीं चलती, यहाँ सिर्फ पैसे चलते हैं, कैश। अच्छा। तो अनाया अपना पर्स निकालती है, उनमें से पैसे देखती है तो थोड़े कम पड़ रहे थे। जब रिया ये देखती है तो अपना पर्स निकालती है, उनमें से पैसे निकालती है और अंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है अंकल आप ये लीजिए, पैसे काट लीजिए। वो अंकल जो है अनाया की तरफ देखते हैं तो अनाया उनको देखते हुए कहती है आप ले लीजिए, ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा अच्छा ठीक है। वो लेते हैं अपना पैसा। फिर ये लोग जो है सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जेंट्स वाली कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, वहाँ के पर अपने पापा के लिए, अपने ससुर के लिए और दादाजी के लिए कुछ चीज़ें लेती है, कुछ कपड़े। हालाँकि उतने मनपसंद चीज़ें नहीं मिलते हैं, ये गाँव थे तो यहाँ पे उतनी चीज़ें मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अरे यार! ये गाँव की दुकानें हैं तो यहाँ पर शहर की तरह चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है, ख़ास करके मॉल जैसी। लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ चीज़ें पसंद करके अनाया और रिया उसे लेते हैं, लेकर पैक करवाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ रूही के लिए चीज़ें और भी लेते हैं, जैसे शो पीस या कुछ और इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तभी अनाया उस मार्केट से निकलने ही वाली होती है कि उसकी नज़र एक जगह पर जाती है और उस तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पे हैंडमेड कुछ चीज़ें बिक रही थी, जैसे चूड़ियाँ, पायल, झुमके और छोटे-छोटे वो सिंदूर रखने वाली सिंदूरदानी होती है ना, वो हाथ से बने हुए थे। बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया था। बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, काफ़ी अच्छे से सजा कर। अनाया की नज़र उसी पे पड़ी थी। लेकिन फिर जब वहाँ पहुँचती है, रिया भी देखती है कि अनाया नहीं आ रही है, तो उसके पीछे पलट के देखती है,
तो अनाया को उस तरफ जाता देख वो समझ जाती है। हाँ, वो भी पीछे पीछे जाती है। अनाया वहाँ जाती है तो उसकी नज़र जब वहाँ पे रखी बाकी की चीज़ों पे पड़ती है तो उसे वो भी पसंद आ जाते हैं। उनमें से झुमके, पायल और हाथ से बने हुए थे ब्रासलेट अच्छे लग रहे थे। वो छोटे छोटे पत्थर से बने हुए थे। नदी के किनारे ये चमकीले पत्थर वगैरह मिलते हैं ना, जस्ट वो उन्हीं सब चीज़ों से बने हुए थे। उनको काट के उनको उसको बहुत पसंद आते हैं, तो उनमें से सारी एक एक चीज़ ले लेती है आकृति के लिए। और वो सिंदूरदानी भी छोटा सा था, हाथ में आते ही मुट्ठी बंद हो जाएगी, इतना छोटा था लेकिन बेहद खूबसूरत लग रहा था। अनाया उसको लेकर खुश हो जाती है और कहती है ये बहुत अच्छी है। वहाँ पे पेमेंट की जाती है, उसके बाद जो है वो लोग निकल जाते हैं। फाइनली वहाँ से निकलने के बाद रिया कहती है कैसे जानी है, ट्रेन से या फ्लाइट से? तो अनाया कहती है हम लोग जल्दी किस चीज़ से पहुँचेंगे, फ्लाइट से ना, तो चलिए फ्लाइट से चलते हैं। रिया कहती है मेरा मन था ट्रेन से जाने का। ये सुनते ही अनाया का मुंह बन जाता है और कहती है क्या दिया अभी, मतलब आपको जल्दी नहीं है फैमिली से मिलने का? मुझे तो बहुत जल्दी है। रिया हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है। चलो ठीक है, चलो प्लेन से ही चलते हैं। दोनों जो है एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी रिजर्व करते हैं, रिजर्व करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट थी तो वहाँ जाते हैं, जाकर टिकट बुक करनी थी। अब तो पहले से टिकट तो बुक हुई नहीं थी, तो टिकट काउंटर पे जाते हैं तो उन्हें पता चलती है कि बनारस जाने की कोई भी टिकट खाली नहीं है, कोई भी प्लेन खाली नहीं है, टिकट बुक ही नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्हें बताया जाता है कि आज रात को जो है 9 बजे एक फ़्लाइट जाने वाली है, उनमें कुछ सीट खाली हैं, अगर आप कहो तो मैं बुक कर दूँ। ये सुनते ही अनाया का मुंह बन जाता है। अनाया कहती है क्या यार, जितनी जल्दी करो उतनी ही लेट हो जाती है। रिया अनाया की तरफ देखती है और कहती है क्या करनी है, क्या क्या करनी है? अगर हम रात का पकड़ेंगे तो वो भी उसी टाइम पे पहुंचेगा जिस टाइम पे ट्रेन जाने वाली है, और ट्रेन तो ऑलरेडी निकल चुकी होगी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप ले लो टिकट। वहाँ पे 2 टिकट बुक की जाती है, लेते हैं और दोनों जो है आकर वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। अनाया का मुँह बना हुआ था, वो जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना समय समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिया उसकी तरफ देखती और कहती क्यों ऐसे मुँह बनाकर बैठी हो? क्या दी आप भी, आपको नहीं मालूम मुझे घर जानी है? हाँ तो ठीक है ना, कुछ घंटों की बात है, उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। कुछ घंटे दी, यहाँ पे एक एक मिनट इंतज़ार करना मुश्किल हो रही है, आप कुछ घंटों की बात कर रहे हो। रिया उसको समझाते हुए कहती है देखो ऐसे नहीं सोचने चाहिए, ठीक है? और ये सोचो कि घर जाओगी, फैमिली से मिलोगी, कितने खुश होंगे सब। अनाया कुछ नहीं कहती। वहीं आकृति आकृति का दिन काटना इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो सोच रही थी वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अभी तक उनका मोबाइल जो है ऑफ ही था, ऑन नहीं हुआ था। वो कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी बात। एक अलग सी बेचैनी दोनों के दिल में, दोनों के दिमाग में। इंतज़ार की घड़ी जो है और लंबी हो चुकी थी, इनसे इंतज़ार हो नहीं रही थी। ऐसे ही होता है जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब उनमें से किसी एक को ही पता चलती है कि उसका मोहब्बत, उसका इश्क, उसकी ज़िंदगी उसको वापस आने वाली है, तो वो बेचैनी एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। काश काश कि ये दिन जल्द से जल्द ख़त्म हो और वो मेरे पास हो, मैं उसको हग करूँ, गले लगाऊँ। ये सारी चीज़ें आकृति के मन में चल रही थी, उधर अनाया के मन में भी चल रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। फाइनली जो है 9 बजने में 10 मिनट कम थे रात के, तो अब जाकर अनाउंसमेंट होती है। अनाया और रिया खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जो है जाते हैं काउंटर पर। वहाँ पे उनकी टिकट जो बुक कराई थी उनको फिर से चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद जो है वो लोग फ्लाइट में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आकृति, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी।
इस सिचुएशन में वो गाना है ना, एक फिट बैठती है। कौन सा गाना है? हाँ, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सिचुएशन एकदम सेम थी दोनों की। इंतज़ार की घड़ी धीरे धीरे कम हो रही थी। अनाया तो निकल चुकी थी, इधर आकृति को नींद कहाँ आने वाली थी। एक एक पल बिताना कितना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके आखिरकार वो रात बीती ही जाती है। सुबह की किरणें जब आकृति के कमरे से उसके बेड तक आती है और आकृति बस जैसे ही उसकी नज़र उस किरणों पर पड़ती है वो झटके से उठती है और उठकर बालकनी साइड जाती है। वहाँ जाकर पहले सूर्य नमस्कार करती है, उसके बाद जो है प्यारी सी स्माइल लिए आसपास देखते हुए कहती है बस कुछ ही देर की बात है। वो वहाँ से आती है, जाकर वॉशरूम जाती है, अच्छे से नहा धोकर रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद मंदिर जाती है, मंदिर जाकर पूजा वगैरह करती है। जब देखती है कि अभी तक कोई नहीं उठा है तो क्या करती बेचारी, इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कुछ सोचती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन में रखे सारे सामानों को देखती है। देखने के बाद वो फ्रिज के पास जाती है, उसे खोलती है तो वहाँ पे कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी। एक पनीर का पैकेट भी था। ये देखती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो पैकेट बाहर निकालती है और कहती है फाइनली कुछ तो मिला। ये बोलकर वो आकृति बड़ी प्यार से किचन में नाश्ते बनाने पर लग जाती है। करीबन 1 घंटे बाद आकृति की मम्मी अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके बाद अनाया की मम्मी भी वो निकलती हैं, एक दूसरे को देखती हैं क्योंकि वहाँ की लाइटें जो है जल रही होती हैं। कौन उठ गया इतनी जल्दी, ये बोलते हुए वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मंदिर में जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठकर भगवान के दर्शन करनी इनकी आदत थी। तो ये लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं दिए वगैरह सब जल रहे हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। पहले भगवान को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है इधर उधर देखते हुए बाहर आते हैं। आने के बाद उनको किचन से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी तो जाकर देखते हैं किचन में आकृति पसीने में लथपथ बस नाश्ता बनाने पर फोकस किए हुए काम कर रही थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि इस वक्त आकृति पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। अनाया की मम्मी उसके पास जाती है और कहती है बेटा क्या कर रहे हो इतनी सुबह? क्या मम्मी अभी, मतलब ऐसे कौन डराता है? अच्छा, हमने डराया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये तुम कर क्या रही हो? मैं तो नाश्ता बना रही हूँ। किसके लिए? ये बोलते ही जो है अनाया की मम्मी की बातें सुनकर आकृति चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती। अनाया की मम्मी कहती है कब तक आने वाले हैं वो लोग? तो आकृति कहती है पता नहीं, लेकिन 9 बजे तक आ तो जानी चाहिए, अगर वो लोग फ्लाइट से भी आए तो भी। तो अनाया की मम्मी कहती है ठीक है, और हमारे लिए कुछ काम है तो बता दो। आकृति कहती है नहीं, आप लोग जाइए, जाके आराम कीजिए, मैं बना लूँगी। आकृति की मम्मी जो है कुछ नहीं कहती, स्माइल करते वहाँ से निकल जाती है। अनाया की मम्मी के जाने के बाद आकृति फिर से अपने काम में लग जाती है। बड़े ही प्यार से सारी नाश्ता बना रही होती है। वहीं पर अनाया और रिया, उनकी फ़्लाइट जो है 8:25 पर बनारस लैंड करती है। वो लोग फ्लाइट से नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद जो है अनाया के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी जो है पीछे से किसी की आवाज़ आती है और कहती जीजू आप यहाँ पे? अनाया जो है पीछे पलटती है तो देखती है वहाँ पे खुशबू खड़ी थी, आकृति की फ्रेंड खुशबू। अनाया उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी और कहती है जी आप कौन? क्या जीजू आप इतनी जल्दी भूल गए? क्या मतलब? अनया थोड़ा कंफ्यूज थी।
तभी जो है खुशबू बताती है कि आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, आप हमें कैसे भूल सकते हो, हम आपकी साली हैं, यानी कि आकृति की दोस्त। आकृति की दोस्त जब बोलती है ना, तो अनाया थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाती है और तभी उसको ध्यान आता है आकृति और शिव्या, ओ सॉरी, खुशबू और शिव्या। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, अरे वाह, आप यहाँ पे कैसे? अच्छा, आपको याद आ गया? हाँ हाँ, बिल्कुल याद आ गया। हाँ, हम यहाँ पे हम जो है किसी को रिसीव करने के लिए आए थे। अच्छा, तो और क्या हाल है? जी हमारा बिल्कुल ठीक है। आकृति कहाँ है? आप अकेले हो? जी आकृति तो यहीं पर है ना, आप अभी उनसे मिली नहीं? खुशबू थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब? आकृति यहाँ ही है? हाँ, करीबन उन गए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन? उसने हमें कॉल करके बताया भी नहीं कि वो यहाँ पे आई है, हमें पता भी नहीं है। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ। तो खुशबू जो है कहती है, नहीं जीजू आप जाइए, हम आपने किसी को रिसीव करने के लिए आए हैं, तो हम उसको पहले घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम शिव्या के साथ बाद में आएंगे। तो अनाया कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, तो हम चलें? तो खुशबू कहती है, हाँ हाँ जाइए। तो अनाया और रिया वहाँ से निकल जाते हैं। खुशबू भी स्माइल करते हुए फ़ोन लगाती है शिव्या को और बताती है कि आकृति यहाँ पर आई हुई है और जीजू भी आए हैं। खुशबू भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन थोड़ी नाराज़गी भी थी क्योंकि उसको आए हुए इतने दिन हो गए, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया था। तभी अनाया एक ऑटो जो है लेती है और रिया और अनाया दोनों जो है निकल जाते हैं। करीबन 25 मिनट बाद वो लोग पहुंच जाते हैं आकृति के घर। आकृति के घर जाते हैं, वहाँ पे जाकर डोर बेल बजाते हैं। तभी जो है अनाया की मम्मी जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती है उनकी बेटी आ चुकी है। आगे बढ़कर गले लगाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम ठीक हो? अनाया कहती है, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो रिया को गले लगाती हैं और कहती हैं, ठीक हो बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ हाँ हम ठीक हैं। इसी तरह दोनों माँ बेटी का मिलन होता है। उसके बाद जो है वो लोग अंदर आने ही वाले होते हैं कि तभी दादी माँ उन्हें दरवाजे पर ही रोक देती हैं। दादी माँ एक पूजा की थाली लेकर आती हैं। उसके बाद जो है अनाया की मम्मी के हाथों में देती हैं। अनाया की मम्मी बड़ी प्यार से अपने दोनों बच्चों का आरती करती हैं, उनका वेलकम करती हैं घर में। वो लोग अंदर आते हैं, अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं। तभी आकृति की मम्मी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। अनाया जब उन्हें देखती हैं तो आगे बढ़कर उनके पैर छूती हैं, रिया भी छूती है। आकृति की मम्मी रिया के सिर पे हाथ रखती हैं और खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और अनाया को भी आशीर्वाद देती हैं। आगे बढ़कर उसको गले लगा लेती हैं, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती हैं, आप ठीक हो? हाँ मम्मी हम ठीक हैं। क्या हुआ, आपने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। आप चेहरे पर स्माइल लाइए और विश्वास कीजिए, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आकृति की मम्मी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा मैं ठीक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप उन्हें लेकर ही आओगे। हाँ तो फिर थोड़ा सा स्माइल कीजिए। आकृति की मम्मी स्माइल करने की कोशिश तो करती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती, और झूठी स्माइल नहीं करनी चाहिए। अक्सर इंसान अपने झूठे स्माइल के पीछे अपने दर्द को छुपा लेता है ताकि सामने वाले को पता ना चले। खैर अनाया आकृति की मम्मी को गले लगाती हुई कहती है, मम्मी मैं अब आ गई हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आकृति की मम्मी भी हाँ में सिर हिलाती है, कहती हाँ मुझे भी यही लगता है। रूही दौड़ते हुए आती है, कहती जीजू आप आ गए? अनाया उसे देखती है और उसको अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, तब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। वैसे जीजू, हाँ उस दिन आप ही थे क्या? आपकी आवाज़ सुनने को मिला था लेकिन हम आपको देख नहीं पाए थे। अनया उससे कहती है, हाँ हम ही थे, आप देखो, आप अच्छे से देख लो हमें। वहाँ पे दोनों बैठकर बड़ी अच्छे से एकदम जीजा साली बातें करने में लग जाते हैं कि दादाजी
पापा भी आते हैं, उनसे भी मिलती है। उसके बाद जो है बार बार वो तो बात तो कर रही थी रूही से, अपनी फैमिली से, लेकिन उसकी नज़रें जो है वहाँ पे थी ही नहीं। अनाया की नज़रें बार बार इधर उधर भटक रही थी। अनाया की मम्मी कहती है, क्या हुआ बेटा, किसी को ढूंढ रही हो? अनाया कहती है, मम्मी वो आकृति कहाँ है? तो इसमें हक लाने की क्या बात है, तुम्हारी बीवी है, तुम उसके बारे में पूछ सकती हो। हाँ तो ठीक है ना, आप बताओ ना आकृति कहाँ है? तो आकृति की मम्मी कहती है, वो अभी भी किचन में काम कर रही थी, तो फ्रेश होने के लिए कमरे में गई है, जाओ जाकर आप भी फ्रेश हो लो। ये सुनते ही अनया जो है स्माइल करते हुए खड़ी हो जाती है और अपने कमरे की तरफ, ये यूँ कहें कि आकृति के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आकृति को अभी तक पता नहीं था कि ये लोग आ चुके हैं। जब अनया कमरे में एंटर करती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं था। क्या करती है, दरवाज़ों को पहले बंद कर देती है। उसके बाद जो है वो अपना जो भी सामान था उसके हाथ में वो कमरे की साइड में रखती है, मोबाइल वगैरह चार्जिंग पॉइंट पे मोबाइल लगाती है। उसके बाद जो है वो अपना जो शर्ट पहनी हुई थी उसको खोलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी वो दरवाजे तक जाती है, लेकिन तभी अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। आकृति जो है दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की तैयारियां कर चुकी थी और जैसे ही वो बाहर कदम रखती है वो वैसे ही वो अनाया से टकरा जाती है। अनाया उसको अपनी बाहों में थाम लेती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, आगे क्या होगा।